तो देखो सोशल कॉजेस की अगर हम बात करें ना, सोशल कॉजेस, तो सोशल कॉजेस मेनली सोसाइटी रिलेटेड कुछ चीज़ें होगा, है कि नहीं कॉज। तो देखते हैं कि क्या था सोशल कॉज। ठीक, देखो सोशल कॉज समझने से पहले पहले मतलब तुम्हें सबसे पहले समझना होगा कि देखो हमारे सोसाइटी में भी कि जो लोग रहते हैं उनको अलग अलग उनका लेवल होता है। लेवल का मतलब कास्ट अगर हम बात करें, जैसे वैदिक एज की एंशियंट हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी हमने देखा था, क्या देखा था कि जो लोग थे, ठीक है, जो उस टाइम पे जो लोग थे वो भी डिवाइडेड हुए थे, अलग अलग वर्ण, जो वर्ण सिस्टम जिसको हम कहते हैं, है कि नहीं, जो कास्टिज्म, जैसे कि सबसे ऊपर ब्राह्मण हुआ करता था, उसके नीचे क्षत्रिय, फिर उसके नीचे वैश्य, फिर शूद्र, ठीक है, फिर अनटचेबल, ये तो अलग ही लेवल का, मतलब नीचे और भी थे। तो उसी तरह से जो फ्रांस का सोसाइटी था वो भी अलग अलग लेवल पर डिवाइड हुआ था। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, व्हाइट बोर्ड को देखो सब। तो फ्रांस का जो सोसाइटी था वहाँ पे सबसे ऊपर का देखो, राजा तो पक्का ऊपर रहेगा ही रहेगा, है कि नहीं, सबसे ऊपर कौन था, राजा था। ठीक है, तो उसके नीचे आते थे। फ्रांस की जो सोसाइटी ना उसको अलग अलग स्टेट से डिवाइड किया गया था, स्टेट नहीं स्टेट, ठीक है, ई लगेगा उनके सामने, देखो स्टेट स्टेट स्टेट, स्टेट को या स्टेट को जो कहना है कहो। तो अलग अलग स्टेट में उनको डिवाइड किया गया था। तो कितने स्टेट थे, 3। सर क्या क्या, पहला था फास्ट स्टेट, फिर सेकंड स्टेट, फिर थर्ड स्टेट। ठीक है, दिख रहा है सबको, फास्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। तो अब हम देखेंगे कि सर फास्ट स्टेट में कौन आते थे। फास्ट स्टेट में आते थे जो क्लर्जी। ठीक है, तो क्लर्जी क्या होता है बेटा, क्लर्जी वो चीज़ें होता है, मतलब वो लोग को हम क्लर्जी कहते हैं। देखो हमारे इंडिया जो है, हमारा इंडिया में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। तो यहाँ पे हिंदू, मेजोरिटी हिंदू देखोगे, है कि नहीं। तो हिंदू के जो पूजा करते हैं, है कि नहीं, उनको हम क्या कहते हैं, पंडित जी कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं। तो उसी तरह से जो क्रिश्चियन, फ्रांस में क्या, फ्रांस कौन सा कंट्री है, क्रिश्चियन कंट्री है कि नहीं, क्रिश्चियनिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो फ्रांस में मेनली क्रिश्चियन लोग रहते हैं। तो उसका मतलब वहाँ पे क्या होगा, जैसे हमारे यहाँ पे हिंदू हैं तो हमारे हिंदुओं की मंदिर है, तो उनके वहाँ पे चर्च होगा। तो चर्च से रिलेटेड जो लोग, ठीक है, चर्च से रिलेटेड कौन कौन आता है, जैसे चर्च में सबसे नीचे आता है कौन, फादर आता है कि नहीं, सबसे नीचे कौन आएगा, फादर, फिर उसके ऊपर आएगा पादरी, फिर पोप। तो ये जो सब लोग, सिर्फ यही क्या, मतलब इनके फैमिली मेम्बर्स, इनके रिलेटिव्स, समझ रहे ना, इनके घर वाले, बच्चे, सबको मिला के जो चर्च से रिलेटेड लोग थे उनको कहा जाता था क्लर्जी। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। ओके सर, सेकंड स्टेट में कौन थे, सेकंड स्टेट में थे नोबिलिटी। ठीक है, तो मैंने नोबिलिटी देखो प्रीवियस क्लास में बताया था फ्यूडल लॉर्ड्स के बारे में। तो व्हाट इज फ्यूडल लॉर्ड्स, जो जमींदार टाइप के लोग थे, तो वही लोगों को हम कहते थे नोबिलिटी। ठीक है, मतलब दे आर द नोबल पर्सन। ओके, तो देखो पहला कौन हो गया, क्लर्जी, चर्च से रिलेटेड लोग। दूसरे हो गए नोबिलिटी, जिनके पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीन था। फिर नीचे आता था थर्ड स्टेट, बाकी जितने बच गए फ्रांस के लोग। राजा को छोड़ दो, सबसे ऊपर तो राजा रहेगा। सेकंड स्टेट में क्लर्जी वालों को छोड़ दो, फिर सॉरी फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी वालों को छोड़ दो, सेकंड स्टेट में नोबिलिटी को छोड़ दो, बाकी जो बच्चे जितने भी बच्चे वो सारे के सारे आ जाते थे थर्ड स्टेट में। ठीक है, और इनका जो पॉपुलेशन कंपोजिशन सबसे ज़्यादा था। ये बहुत ही कम थे लेकिन थे बड़े, मतलब एक नंबर के बदमाश। देखो क्या होता है, क्लर्जी जो थे और नोबिलिटी। देखो थर्ड स्टेट की बात हम कर रहे थे, थर्ड स्टेट में कौन कौन आते हैं। देखो थर्ड स्टेट में भी अलग अलग लेयर था। ठीक है, अलग अलग लेयर हुआ करता था। लेयर मतलब अलग अलग तरह के लोग थर्ड स्टेट में भी अलग अलग लेयर में, मतलब ऊपर फिर नीचे फिर उसके नीचे लोग रहते थे। मतलब कोई इसके ऊपर नीचे नहीं रहता था। मैं उनको उनके सोशल स्टेटस के हिसाब से बताना चाहता हूँ कि किस तरह के लोग रहते थे। चलो यहाँ पे ध्यान पे देखो, सब देखो यहाँ पे। तो थर्ड स्टेट का जो पहला लेयर था वहाँ पे कौन कौन रहते थे, वहाँ पे रहते थे बिग बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन, ठीक है, जो ट्रेडर वगैरह थे। फिर मार्चेंट्स, ठीक है, जो व्यापारी हो गए। फिर कोर्ट ऑफिशियल, जो राजा के दरबार में काम करते थे। फिर लॉयर्स थे, वकील। ये कौन थे, थर्ड स्टेट के पहले ही, मतलब पहले लेयर पे आ जाते थे। सेकंड लेयर पे कौन आता था ना, जो पीजेंट्स एंड आर्टिसंस थे। ठीक है, जो छोटा मोटा पीजेंट्स है जिनके पास खुद का जमीन है। और छोटा मोटा आर्टिसन क्या होता है मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आर्टिसन क्या होता है, आर्टिसन होता है जो लोग कोई भी चीज़ें बनाते हैं, छोटा मोटा चीज़ें। ठीक है, जैसे कुम्हार हो गया, वो लोहे का कोई चीज़ें बना रहा है, अलग अलग चीज़ें, मूर्ति बना रहा है कोई। ये सब जो चीज़ें होते हैं, ये सब जो लोग होते हैं, इनको हम आर्टिसन कहते हैं, शिल्पी जिनको हम कहते हैं। तो वो आगे कहाँ पे, थर्ड स्टेट के सेकंड लेयर पे। ठीक है, फिर उनके नीचे भी थे, उनके नीचे कौन थे, उनके नीचे थे स्मॉल पीजेंट्स। ठीक है, ये जो पीजेंट्स थे, इनके इन मतलब इन स्मॉल पीजेंट्स से ज़्यादा ज़मीन इनके पास था। फिर कुछ पीजेंट्स आते थे जिनके पास बहुत ही कम ज़मीन हुआ करता था। फिर आते थे कौन यहाँ पे, लैंडलेस लेबरर। ठीक है, जिनके पास ज़मीन ही नहीं होता है।
समझो अच्छी तरह से, ध्यान से समझो, मुझे बताना चाहता हूँ। सोशल स्ट्रक्चर को अगर समझ लिया ना, फिर टैक्सेशन सिस्टम में बताऊंगा। अगर ये समझ लिया तो सोशल को जस्ट चुटकी हो जाएगा, समझ रहे हो ना। देखो फिर और कौन आते थे, जो नौकर थे, सर्वेंट्स थे, ये भी आ जाते थे थर्ड स्टेट के अंदर। तो मैं क्या बताया तुम्हें, देखो बहुत ही ध्यान से देखो कि पहले मैंने बताया कि सबसे ऊपर तो कौन रहेगा, सोसाइटी में राजा रहता था, है कि नहीं, वो तो भगवान के बराबर था, लोग उनको भगवान मानते थे। फिर स्टेट में डिवाइड किया गया था पूरे के पूरे सोसाइटी को, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। ओके, फर्स्ट स्टेट में कौन कौन आते थे, क्लर्जी। सर क्लर्जी कौन, जो चर्च से रिलेटेड लोग होंगे, ठीक है, मैंने बता दिया, फादर, पादरी, फिर पोप, उनके रिलेटिव्स, रिश्तेदार, है कि नहीं, उनका बूढ़ा बूढ़ा जो था, उन सब आ जाते थे इसमें। फिर सेकंड स्टेट में कौन आते थे, सेकंड स्टेट में आते थे नोबिलिटी वाले, जिनके नोबिलिटी मतलब वो लोग जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, जिनके पास जमींदार टाइप के लोग थे, जिनके पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीन हुआ करता था, है कि नहीं। फिर थर्ड स्टेट में बाकी जो बचे सब थर्ड स्टेट में। तो थर्ड स्टेट को भी अलग अलग लेयर पे डिवाइड किया गया था। ऊपर लेयर, सबसे ऊपर में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन आ गए, मार्चेंट्स आ गए, ट्रेडर आ गए, ठीक है, कोर्ट ऑफिशियल्स आ गए, लॉयर आ गए, ये सब ऊपर, जिनके पास थोड़ा ज़्यादा, मतलब नीचे से ज़्यादा उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा था, उनके पास ज़्यादा पैसा था, किनके पास, नीचे के कंपेरिजन में। फिर उसके नीचे आएगा स्मॉल पीजेंट्स एंड आर्टिसंस, ओके। और फिर आगे मतलब ये खाली, हाँ, फिर आगे लैंडलेस लेबर एंड सर्वेंट्स। तो ये था उनका सोशल स्ट्रक्चर। तो आप मुझे पूछोगे कि सर सोशल स्ट्रक्चर तो हमने समझ लिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या था बेटा, प्रॉब्लम यहीं पे है। जरा ध्यान से देखो कि टैक्सेशन सिस्टम कैसा है, मतलब कौन टैक्स देगा किसको और कौन मतलब टैक्स नहीं देगा, है कि नहीं। हमारे भारत में क्या होता है, टैक्स सब पे लगता है और बराबर लगता है टैक्स। वो तो इनकम टैक्स अलग ही ले कि जब जितना इनकम करोगे उसके हिसाब से टैक्स लगेगा, लेकिन अगर हम जनरल जीएसटी देखें तो सबको साथ बराबर होकर टैक्स लगता है। लेकिन फ्रांस में ऐसा नहीं था। कैसा नहीं था, मतलब इक्वल टैक्सेशन सिस्टम नहीं था। तो कैसा था, तो देखो यहां से ध्यान पे, जो नीचे आगे देखो, यहाँ पे बड़े ध्यान से देखो, जो पहले रेड वाले लाइंस को देखो अच्छी तरह से, जो नीचे मतलब थर्ड स्टेट के जो नीचे वाले लोग थे, ठीक है, जो थर्ड स्टेट के जो दो नीचे लेयर वाले लोग थे, पीजेंट्स एंड आर्टिसान, और जो स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर वगैरह वगैरह, ये सब जो रखे, ये क्या करते थे, ये सब दोनों मतलब थर्ड स्टेट का जो निचले वाले दो हिस्से वो मिलके टैक्स देते थे। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो एरो मार्क दिया गया, ये टैक्स देते थे। किसको टैक्स देते थे, नोबिलिटी को टैक्स देते थे, ठीक है। क्या टैक्स देते थे सर, उस टैक्स का नाम क्या था, उस टैक्स का नाम था फ्यूडल ड्यूज। यहाँ पे अच्छी तरह से देखो, फ्यूडल ड्यूज, फ्यूडल ड्यूज किसको देते थे, नोबिलिटी को देते थे। समझ रहे हो ना बात को, नोबिलिटी मतलब जो जमींदार टाइप के लोग फ्रांस में थे, उनको क्या टैक्स दिया जाता था, फ्यूडल ड्यूज दिया जाता था। कौन देता था, थर्ड स्टेट के जो निचले मतलब नीचे वाले जो दो तख्ते के लोग, समझ रहे हो ना। फिर आगे देखो, फिर वही दो लोग मतलब जिनके पास, अगर तुम कंपैरिजन में देखो ना, सबसे ज़्यादा तो पैसा किसके पास होता है, इसके पास, फिर नोबिलिटी, फिर इनके, फिर इनके, फिर इनके। लेकिन देखो पैसा दे कौन रहा है, राजा को, या फिर उनको जो रीच है उनको पैसा कौन दे रहा है, जो गरीब हैं, मतलब गरीब और गरीब हो जाए और धनी और धनी हो जाए। लेकिन इस तरह का सोसाइटी था फ्रांस का। तो पीजेंट्स और आर्टिसान्स क्या करते थे, ये देते थे फ्यूडल ड्यूज। किसको देते थे, फ्यूडल ड्यूज, नोबिलिटी को देते थे, है कि नहीं। फिर यही दो मिल के देते थे क्लर्जी को एक टैक्स देते थे, उस टैक्स का नाम ताइज था, ताइज। फ्रेंच वर्ड है, देखो यहाँ पे TITHES लिखा है। इसका फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा मुझे नहीं पता, मैं कभी फ्रेंच नहीं बोला। तो तुम आराम से इसका बस स्पेलिंग याद रखना, है कि नहीं, प्रोनाउंसिएशन को मारो बोली। एग्जाम में पूछता है कि तीथेस कौन देता है, ये जो ये वाला देखता, ताइज हम जिसको कहते हैं, ताइज, या फिर तुम उसको तीथेस जैसे पढ़ना है पढ़ो। तो ये किसको देते थे, क्लर्जी को देते थे। कौन देता था, जो थर्ड स्टेट के नीचे वाले दो हिस्से के लोग। तो वो वहाँ पे कौन कौन आ जाते थे, पीजेंट्स, आर्टिसंस एंड स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबरर्स एंड सर्वेंट्स। समझ में आ रहा है मेरे बात, है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। आगे देखो, फिर इतना इतना मतलब फिर राजा, तो राजा भी कुछ टैक्स लेगा कि नहीं लेगा। तो राजा किससे टैक्स ले रहा था, इन्हीं से टैक्स ले रहा था। देखो ये तीनों मिला के, ये भी और ये भी, ये तीनों मिलके, देखो एरो मार्क दिया है मैंने ब्लू में, ये दो तीन तीनों मिलके किसको देते थे, राजा को देते थे। देखो किंग को दे रहे हैं। टैक्स का नाम क्या था सर, टायरे, ठीक है, TILLE, देख लेना, ठीक है। बस स्पेलिंग याद रखना, प्रोनाउंसिएशन ये फ्रेंच वर्ड है सब, ठीक। टैक्सेस का टैक्स, जो टैक्स का नाम, ये टाइले देते थे किसको, राजा को देते थे। कौन देते थे, पूरा का पूरा थर्ड स्टेट, पूरा का पूरा थर्ड स्टेट मिलके राजा को भी टैक्स देते थे। फिर नीचे वाले दो हिस्से वो नोबिलिटी को भी टैक्स देते थे, और जो नीचे वाले के जो दो हिस्से वो क्लर्जी को भी टैक्स देते थे। तो समझ में आ गया ना कि किस तरह का था टैक्सेशन सिस्टम फ्रांस में। तो यहाँ पे एक बात गौर करो, जो रीच है मतलब जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा, उनको और पैसा बढ़ रहा है क्योंकि वो नीचे के लोगों से और टैक्स ले रहे हैं। लेकिन जो गरीब है उन्हीं को ही जुल्म किया जा रहा है, उन्हीं से टैक्स लिया जा रहा है। तो गरीबों के अंदर गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, बताओ, आएगा कि नहीं आएगा।
अरे पक्का आएगा जब तुम कुछ दे रहे हो, ठीक है, व्हेन यू आर पेइंग, जब तुम दे रहे हो एंड विदाउट गेटिंग एनी रिटर्न, मतलब जब तुम दे रहे हो कुछ और तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है, तब तो तुम्हें गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। कैसे कुछ नहीं मिल रहा था, जरा ध्यान से सुनो कि देखो जो ये दो थे कौन, क्लर्जी और नोबिलिटी वाले, तो यहाँ से हम एक बेसिक सी बात हमें समझ में आ गया कि ये जो दो हिस्से के लोग थे कौन, जो थर्ड स्टेट वाले, थर्ड स्टेट वाले यही थे ना टैक्स पेइंग सेक्शन, सोसाइटी के जो टैक्स देते थे यही थे ना टैक्स पेइंग सेक्शन, यही देते थे टैक्स, इसको देते थे, सभी क्यों देते थे भाई। तो जो थर्ड स्टेट था दे वर द टैक्स पेइंग सेक्शन, मतलब इनके पास कोई भी राइट्स नहीं था, और एक चीज़ मतलब कोई भी अधिकार नहीं था, पैसा देंगे ये सब लेकिन इनके पास कुछ भी अधिकार नहीं था। मतलब हम एक लाइन में कह सकते हैं कि थर्ड स्टेट वाज द टैक्स पेइंग सेक्शन एंड व्हिच हैव ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिनके पास सब कुछ दायित्व था कि भाई तुम्हें पैसा देना है, तुम्हें देश चलाना है कि नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारे का सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी सर, लेकिन कोई भी राइट्स नहीं था, कोई भी राइट्स नहीं था। समझ में आई कि नहीं मेरी बात। देखो सारे के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं के पास, लेकिन इसके बाद कोई भी अधिकार नहीं है। वहीं पे जो फर्स्ट और जो सेकेंड स्टेट के लोग थे, इन दोनों के पास सब कुछ था, मतलब सारे राइट्स थे, ऑल राइट्स थे, ठीक है, सारे राइट्स थे, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था, मतलब नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझ रहे हो ना। मतलब जो पैसा देता था उसको कुछ नहीं मिल रहा था, और जो मुफ्त में जीते थे वो बस पार्टी कर रहे थे, है कि नहीं, पार्टी हो रही थी उनकी। समझ रहे हो ना। देखो वहीं पे अगर तुम उन्हीं की मतलब यहाँ से ध्यान से देखोगे तो जो फ्रांस है ना, उसी के पास एक कंट्री था ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड, तो जो भी गाना है कहो, ये वाला जो कंट्री था इसका उल्टा था, उनका टैक्सेशन सिस्टम उल्टा था। कैसे उल्टा था, ब्रिटेन में जो टैक्स देते थे उनको सब कुछ राइट्स था, समझ रहे हो ना, उनको सारे राइट्स थे, वो वोट दे पाते हैं, वो पार्लियामेंट में जा सकते थे, कौन, ब्रिटेन में, उनका पड़ोसी ही, ठीक है। अरे दूर की बात छोड़ो, जब पड़ोसी में कोई है और वो वहाँ का सिस्टम अलग है, तो लोग पड़ोसी को तो देख के कुछ ना कुछ सीखेंगे, उनके मन में ये ख्याल तो आएगा कि हमारे यहाँ पे क्यों, है कि नहीं। कभी कभार क्या होता है, वो कहते हैं ना कि मतलब अपनी जो खुद की बीवी होता है उससे ज़्यादा पड़ोस की बीवी अच्छी लगती है कि नहीं। तो यहाँ पे तो पड़ोसी अच्छी ही था, मतलब खुद की बीवी से, मान लो कि पड़ोस की बीवी काली भी है कि नहीं, मतलब खुद का बीवी अगर सुंदर भी है फिर भी पड़ोस की बीवी अच्छी लगती है कि नहीं। लेकिन यहाँ तो पड़ोस में जो था ब्रिटेन में, उसका बीवी तो खूबसूरत था ही ऑलरेडी, है कि नहीं। मतलब पड़ोस का बीवी खूबसूरत है और खुद का बीवी खूबसूरत नहीं है, तो पक्का ये तो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा उनको। समझ रहे हो ना क्या मैं बताना चाहता हूँ। इसका मतलब है कि ब्रिटेन में जो टैक्स देते थे उनके पास सारे अधिकार थे, वो वोट दे सकते थे, वो पार्लियामेंट जा सकते थे, इलेक्टेड हो सकते थे। लेकिन वहीं पे फ्रांस में जो लोग पैसा देते थे, राजा को, क्लर्जी को, नोबिलिटी को, उनके पास कोई अधिकार नहीं था। समझ रहे हो ना। जैसे मान लो हमारे इंडिया की अगर बात करें, इंडिया की, तो इंडिया में जितने भी लोग देते हैं ना पैसा, मतलब सब टैक्स देते हैं, जो इनकम टैक्स देते हैं, कुछ बहुत अलग अलग लेवल का सब टैक्स दिया जाता है। तो लेकिन इंडिया में जो टैक्स चोरी क्यों होता है, जिसको हम ब्लैक मनी कहते हैं, जो टॉप टैक्स जो है सरकार को क्यों नहीं देते। टैक्स चोरी का मतलब क्या है, कोई किसी का चोरी नहीं कर रहा है, मतलब तुम्हारे पैसों में से जितना हिस्सा सरकार को देना चाहिए था वो हिस्सा तुम नहीं दे रहे हो, लेकिन उसको छुपा के रख रहे हो, सरकार की नज़र में नहीं आ रहा है, तो वही है ना ब्लैक मनी। तो क्यों इस तरह से लोग रखते हैं, क्योंकि उनको रिटर्न में कुछ मिलता ही नहीं है। जैसे मान लो किसी का सालाना जो इनकम है 1 करोड़ है, लेकिन उसका मान लो 30%, 30 लाख सरकार को दे रहा है, लेकिन उसके रिटर्न में उसको कुछ नहीं मिल रहा है। मान लो उसका कुछ तबीयत खराब हो गया, उसका बीवी का तबीयत, बच्चों का तबीयत, तो सरकार कुछ नहीं देगा, 1 रुपये भी नहीं देगा। लेकिन वहीं पे अगर तुम सिंगापुर, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इस वाले कंट्री में अगर तुम जाओगे और वहाँ पे अगर तुम सालाना 50 लाख भी खर्चा तुम किसको, मतलब टैक्स दे रहे हो सरकार को, तो सरकार तुम्हारे लिए बहुत कुछ फैसिलिटी दे देगा। फैसिलिटी मतलब कैसा, तुम्हारा पूरा का पूरा फैमिली का हेल्थ रिलेटेड इशूज़ सरकार मुफ्त में मतलब इलाज करेगा, तुम्हारे बच्चे मुफ्त में पढ़ेंगे, सरकार पैसा भी देगा तुम्हारे बच्चों को पढ़ने के लिए, है कि नहीं। कि बच्चे मतलब पेंसिल खरीदेंगे, पेन खरीदेंगे, किताब खरीदेंगे, इसके लिए सरकार महीने महीने पैसा भी देगा।
समझ रहे हो ना टैक्स के बारे में जो बता रहा हूँ। लेकिन इंडिया में क्या होता है, इंडिया में उसके रिटर्न में कुछ नहीं मिलता उनको, इसलिए टैक्स चोरी होता है। और फ्रांस में तो भाई और भी मतलब दिमाग ही खराब हो गया था फ्रांस के वालों की, पता नहीं किसने इस गधे की तरह सोशल स्ट्रक्चर बनाया था। मतलब जो गरीब है वो मरते रहे, और जो रीच है, जो धनी है, जो रईस है, वो बस एंजॉय करते रहे, है कि नहीं। तो ये कौन सा सोशल स्ट्रक्चर अच्छा है। तो जो सोसाइटी के लोग पक्का इसके खिलाफ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, है कि नहीं। मतलब खुद के पास खाना नहीं है और तुम कह रहे हो, मतलब मान लो किसी के पास खाने को नहीं है और तुम उनसे ज़बरदस्ती जाके क्या कर रहे हो कि उसको मार मार करके पैसा दे, पैसा दे, और पैसा दे, और पैसा दे, तो कहाँ से ला के देगा। तो उसके अंदर गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, समझ रहे हो ना। तो ये था सोशल कॉजेस। क्या था सोशल कॉजेस, सोशल स्ट्रक्चर इस तरह से था, जो टैक्स पेइंग वाले सेक्शन के लोग थे वो उनके पास कोई अधिकार नहीं था, लेकिन जो सारे अधिकार रखते थे उनके पास, वो एक पैसा में नहीं देते थे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास नहीं था। ठीक है, देखो आगे फिर आते हैं कुछ इंटेलेक्चुअल्स। ठीक है, तो हमने 3 कॉजेस डिस्कस कर ली। क्या क्या, पहले था इकोनॉमिक, फिर सोशल, फिर पॉलिटिकल, है कि नहीं। तो अब देखेंगे हम कि इंटेलेक्चुअल कॉज क्या था। देखो इंटेलेक्चुअल कॉज जो होता है ना, ये डायरेक्टली कोई कुछ नहीं करता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इंटेलेक्चुअल होते हैं। इंटेलेक्चुअल मतलब बुद्धिजीवी, जिनके पास काफ़ी ज़्यादा टैलेंट होता है, मतलब सोसाइटी को उनको देखने का नज़रिया अलग होता है। देखो इसको मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। देखो जब हमारा भारत में ना अलग अलग तरह का जो मतलब सुपरस्टिशन था, जैसे सती प्रथा, है कि नहीं, और अलग अलग लेवल का जैसे बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज था, सती प्रथा था, है कि नहीं, और अलग अलग तरह का देवदासी प्रथा था, पर्दा प्रथा था, ये सब जो प्रथा था ना, तो लोगों को देखो ज़्यादातर लोगों को पता था कि ये गलत है। समझ रहे हो ना बात को, ज़्यादातर लोगों को पता था कि ये गलत है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे थे क्योंकि उनको विजन नहीं था। विजन मतलब समझ लो ना, जो मतलब फ्यूचर को जो एक देखने को, फिलोसॉफी इसको हम कहते हैं, विजन, एक बहुत क्लियर विजन नहीं था कि किस तरह से इसको बदला जाए। तो उसी तरह से फ्रांस में हमने देखा कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रहा था, राजा गधा था, है कि नहीं। फिर हमने देखा कि जो सोसाइटी भी अलग मतलब बहुत ही बुरी तरह से डिवाइड हुआ था, है कि नहीं। सोशल स्ट्रक्चर बिल्कुल खराब था, टैक्सेशन सिस्टम पूरा घटिया था। लेकिन सबको इस मतलब जो ज़्यादातर लोग थे, जो थर्ड स्टेट वाले लोग थे, उनको पता था कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन इसको सॉल्व कैसे किया जाए ये उनको नहीं पता था। तो देखो प्रॉब्लम जो होता है ना, प्रॉब्लम सबको पता होता है, लेकिन उस प्रॉब्लम का सल्यूशन सबको नहीं पता होता। अगर सल्यूशन पता तुम्हें चल जाएगा तो तुम खुद सॉल्व कर लोगे। लेकिन अगर कभी कभी क्या होता है कि अगर सल्यूशन सभी लोगों को नहीं पता है, तो सल्यूशन देने के लिए उनको कौन आते हैं, तो आते हैं द इंटेलेक्चुअल्स, लेकिन जो बुद्धिजीवी, जो महापुरुष जिनको हम कहते हैं। लेकिन जैसे इंडिया में कौन आए थे, राजा राम मोहन रॉय, याद आ रहा है क्लास 8 का हिस्ट्री, राजा राम मोहन रॉय आए थे, फिर विवेकानंद आए थे, है कि नहीं, स्वामी दयानंद सरस्वती आए थे। इस तरह से अलग अलग लोग आए और लोगों को बताया कि देखो जड़ को देखो कि प्रॉब्लम कहाँ है कि नहीं। जैसे राम मोहन रॉय ने क्या समझाया था कि देखो जो चीज़ हम बता रहे हैं, है कि नहीं, सती प्रथा के बारे में या फिर कुछ भी बारे में, तो ये हमारे वेदों में कहीं पे भी लिखा नहीं है। तो एक लॉजिक, एक मतलब एक बेस दे के, ठीक है, एक प्रूफ दे के वो लोगों के साथ आर्ग्यू करते थे, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट करते थे। लेकिन ऐसे ही नहीं कि सती प्रथा बंद करो, समझ रहे हो ना बात को। तो उसी तरह से फ्रांस में भी कुछ इंटेलेक्चुअल्स आए, लेकिन जो फ्रांस के इंटेलेक्चुअल्स थे उनको हम क्या कहते हैं, पिलर्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ कि पिलर्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड कौन थे, जो फ्रांस के इंटेलेक्चुअल्स थे। तो सर क्यों कहते हैं उनको हम पिलर्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, उसका रीजन है कि जो फ्रांस में जो इंटेलेक्चुअल्स आए ना, समझो फ्रांस के जो इंटेलेक्चुअल्स, उन्होंने सिर्फ फ्रांस के लोगों को नहीं जगाया, मतलब द इंटेलेक्चुअल ऑफ फ्रांस नॉट ओनली अवेकन द फ्रेंच पीपुल बट ऑल्सो द एंटायर वर्ल्ड। मतलब सिर्फ उन्होंने फ्रांस के लोगों को ही नहीं जगाया, बल्कि पूरे दुनिया के लोगों को, पूरे दुनिया को एक अलग ही कॉन्सेप्ट दिया। क्योंकि उस टाइम पे पूरा दुनिया पूरा क्या था, राजा मतलब राजतंत्र था, किंगशिप था, मतलब हर जगह पे कोई ना कोई राजा रूल करता था। लेकिन वो लोग आए और लोगों को बताया कि सिटीजन क्या होते हैं, तुम नागरिक क्या होते हो, तुम्हारे लिए और जो चीज़ें वो हम पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या क्या आइडिया दिया लोगों को, समझ रहे हो ना। तो उनमें से हम देखेंगे सबसे जो पहला नंबर पे अगर हम देखें तो वो कौन थे, वोल्टायर। देखो यहाँ गौर से देखो व्हाइट बोर्ड को, फ्रांस के जो इंटेलेक्चुअल्स थे, वोल्टायर एक थे, ठीक है। उन्होंने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए। किनको, लोगों को। यहाँ पे अच्छी तरह से समझना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या होता है। देखो हमारे भारत के जो संविधान है, ठीक है, वहाँ पे आर्टिकल 19, ठीक है, आज जगह सर्च करना कि सर व्हाट इज आर्टिकल 19 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पे पूरा क्लियर मतलब लिख दिया गया है, 6 तुम्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है, ठीक है।
तो पहले ही आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 में लिखा गया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसका मतलब तुम जो चाहो बोल सकते हो, तुम स्पीच दे सकते हो, तुम कुछ भी लिख सकते हो, मीडिया में छाप सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हारी नाराजगी है तुम बता सकते हो, मान लो तुम्हें पसंद नहीं है सरकार की कोई नीति कुछ भी, तो तुम क्या करोगे, उनके खिलाफ आवाज़ भी उठा सकते हो, ठीक है। इस मतलब तुम जो चाहो बोल सकते हो, इसका मतलब नहीं कि तुम किसी की माँ बहन एक कर दो, समझ रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पे टर्म एंड कंडीशन भी है। तो लेकिन ये वाला जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये मतलब इससे पहले ये वाला आइडिया किसी ने दिया ही नहीं था। हम बात कर रहे थे 1789 से पहले की बात कर रहे थे, उससे पहले पूरी दुनिया में किसी के पास ये वाला आइडिया नहीं था कि सर व्हाट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मतलब देखो राजा जो था ना, राजा को सारे के सारे जो लोग भगवान मानते थे, भगवान मतलब राजा, तुमने अगर मॉडर्न हिस्ट्री से पहले जो हमारा मीडिएवल हिस्ट्री तुमने पढ़ा होगा, किसके बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में या फिर मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, वो क्या कहते थे खुद को, वो खुद को कहते थे कि वो भगवान के शेडो हैं, भगवान मैंने उनको भेजा है यहाँ पे चुन के, ठीक है, भगवान ने उनको भेजा है, जाओ तुम रूल करो, ऐसा ये गलत था। और भगवान के सामने से हम कुछ नहीं कर सकते, भगवान जो करता है हम उनको मान लेते हैं, उसी तरह से राजा खुद को भगवान मानते थे और लोग भी उनको भगवान मानते थे, है कि नहीं। और उनके खिलाफ अगर राजा चाहे सही करे या गलत करे, कोई खुल के नहीं बोल रहा था, मतलब उनके पास खुद की आइडिया को बताने का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं था। इसका मतलब समझो, और भी बहुत ही प्यार से समझा रहा हूँ कि देखो मान लो कि कोई भी प्रॉब्लम होता है, अगर राजा कहता है कि अगर तुम चाहो तो मुझे सजेशन दे सकते हो, है कि नहीं, कोई भी आदमी अगर चाहे तो सजेशन दे सकते हैं। मान लो 100 आदमी ने सजेशन दिया, हो सकता है 90 गलत हो लेकिन 10 तो सही होगा, है कि नहीं। लेकिन ये राजा तो गधा ही था, उससे क्या फर्क पड़ता था। तो राजा ने उनके मतलब लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं दिया था, समझ रहे हो ना बात को, किसी के पास नहीं था भाई। तो लेकिन वोल्टेयर ने आके लोगों को कहा, वोल्टेयर ने जब लिखा, ठीक है, न्यूज़पेपर में, अपनी किताबों में, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए, मतलब खुद के आइडियाज़ को, खुद की नाराज़गी को हम राजा को बता पाएँ, है कि नहीं। लेकिन कानून तो भाई बहुत सख्त था, जो बताता था उनको पकड़ के डाल देते थे जेल में, है कि नहीं। तो ये वाला आइडिया किसने दिया था, वोल्टेयर ने दिया था। और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्यों मैंने बोला कि जो फ्रेंच इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये सिर्फ फ्रांस के लोगों को ही नहीं जगाया था, पूरे दुनिया को जगाया था, क्योंकि देखो वही आइडिया हमारे भारत के संविधान में भी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की आइडिया। समझ रहे हो ना, व्हाट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। देखो आगे चलो, फिर आए मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू ने आके एक जबरदस्त बात कहा, उन्होंने कहा कि इफ ऑल द पावर्स, देखो गौर से देखो यहाँ पे, इफ ऑल द पावर्स इज इन द हैंड ऑफ क्या लिख दिया, इज, हाँ, इज इन वन हैंड, देन इट कैन बी प्रूवन सुइसाइडल। इसका मतलब है कि अगर कोई भी बंदा है या फिर कोई भी राजा है, या फिर समझो जैसे मान लो, इसका मतलब क्या है, देखो सारे के सारे पावर्स अगर किसी एक के हाथ में है तो ये सुइसाइडल, मतलब एक तरह से सुइसाइड मान लो तुम। कैसे, तो अगर ध्यान से देखोगे तो सारे के सारे पावर्स कौन था, पूरा एग्जीक्यूटिव हेड कौन था, राजा था, किंग था, लुई द 16 था, है कि नहीं। तो उसके पास सारे पावर था, और मान लो उसका दिमाग किसी दिन सटक गया, अपने बीवी मेरी इंटरनेट से झगड़ा करके, लेकिन मान लो उसने कहा कि हम ना बात करेंगे तुमसे, चलो, है कि नहीं। इस तरह से अगर मतलब गुस्सा आ जाती है तो इसका तो भाई दिमाग खराब हो जाएगा, है कि नहीं। और सारे के सारे पावर उसी के हाथ में, और मान लो कुछ कर देते तो भाई मान लो कि बम फोड़ देगा वो, मतलब कुछ भी कर सकता है अगर पागल हो जाएगा बंदा। मतलब मैं पहले क्लास में बताया था ना कि कितना गधा था वो, बीवी के पल्लू के पीछे घूमता रहता था। अगर मान लो कि बीवी उसकी गुस्सा करके बोल देती कि जाओ हम ना बात करेंगे तुमसे, लेकिन आप हमारे लिए ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, तो इसका तो भाई दिमाग खराब हो जाएगा, खराब होगा कि नहीं, पूरा काम दाम छोड़ के उसके पीछे ही लगा रहेगा कि जानू 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 जानू, गुस्सा मत कर देना, इस तरह से करता रहेगा, समझ लो ना। तो सारे के सारे पावर्स राजा के पास था, लेकिन मोंटेस्क्यू ने क्या बोला, मोंटेस्क्यू ने बोला कि अगर सारे के सारे पावर्स एक के पास है तो वो सुसाइड करने की बराबर है। तो इसका मतलब वो क्या कहना चाहते थे, वो कहना चाहते थे, गौर से देखो यहाँ पे, वो कहना चाहते थे कि सेपरेशन ऑफ पावर्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स मतलब सारे के सारे पावर्स राजा के पास नहीं रहेगा, उस पावर को हम क्या करेंगे, अलग करेंगे। किस तरह से अलग करेंगे, कि एक पार्लियामेंट रहेगा, जैसे आज हमारे क्या एक पार्लियामेंट है कि नहीं, तो वो कहने लगा कि एक पार्लियामेंट रहेगा, फिर उसके ऊपर राजा रहे। तो इसका मतलब कि राजा विदाउट पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को बिना इन्फॉर्म के राजा कोई डिसीजन नहीं ले सकता है, समझ रहे हो ना बात को। यहीं से है सेपरेशन ऑफ पावर्स। अगर तुम देखोगे हमारे भारत का भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, वहाँ पे 3 हिस्सा है, 3 विंग्स है उसका। क्या क्या है, पहले है लेजिस्लेटिव जो कानून बनाएगा, फिर एग्जीक्यूटिव जो कानून को इंप्लीमेंट करेगा, फिर कौन आता है, जुडिशियरी जो इन दोनों को डंडा लेके पकड़ के बैठा है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी वाले ठीक ठाक अपने काम करना, लेकिन उल्टा पल्टा करे ना तो पिछवाड़े में मारूंगा, समझ रहे हो ना। तो यही होता है सेपरेशन ऑफ पावर, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हम कह रहे हैं। तो ये आइडिया किसने दिया था, ये आइडिया दिया था मोंटेस्क्यू ने दिया था, समझ रहे हो ना। बहुत बेसिक्स, बहुत ही आसान भाषा में समझा रहा हूँ। फिर आया रूसो। रूसो
इन्होंने किताब लिखा था, देखो ये किताब याद रखना, एग्जाम में पूछता है। इस किताब का नाम क्या था? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस किताब का नाम क्या था? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो इस किताब में उन्होंने बताया कि जो किंगशिप है, जो राज करने की जो राजशाही है, किंगशिप मतलब क्या है? राजशाही, जो तुम कह रहे हो कि मुझे राज करने के अधिकार है, ठीक है, ये जो किंगशिप है, किंगशिप उन्होंने लिखा अपनी किताब में, रूसो ने अपनी किताब में द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा, जो किंगशिप है, किंगशिप इज नॉट ए गिफ्ट ऑफ गॉड। अच्छा आधा लिख दिया, गिफ्ट ऑफ गॉड टू ए पर्सन। मतलब उन्होंने लिखा था कि रूसो ने क्या लिखा था कि किंगशिप इज नॉट ए गिफ्ट ऑफ गॉड टू ए पर्सन, ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई तू राजा है तो इसका मतलब ये नहीं तू कुछ भगवान क्यों समझ रहा है, तू ऐसा क्यों समझ रहा है कि भगवान ने तेरे ही पिछवाड़े में धब्बा मतलब स्टाम्प लगा के भेजा कि जा तू ही राजा बन गया, ठीक है। ऐसा नहीं है। किसने बोला? रूसो ने बोला कि तो राजा जो है ना, राजा जो किंगशिप है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट है किसके बीच में? लोग और राजा, इनके बीच में। मतलब जो राजा है वो लोगों के हिसाब से काम करना चाहिए, ये नहीं कि मनमानी करता फिर। समझ रहे ना? रूसो ने क्या कहा? रूसो ने कहा कि द किंग शुड रूल अकॉर्डिंग टू द पीपुल। मतलब देखो यहां पे मैंने लिखा है कि किंग शुड रूल अकॉर्डिंग टू पीपल। राजा जो है ये राजा किसके हिसाब से काम करेंगे? राजा काम करेंगे लोगों के हिसाब से। तो यही से आया ना बेटा, ध्यान से देखो, अगर लोगों के हिसाब से राजा काम करता है, राजा शासन करता है, तो यही तो है ना डेमोक्रेसी, जिसको हम गणतंत्र कहते हैं। तो गणतंत्र का आइडिया कहाँ से आया? किसने दिया था? ये दिया था रूसो ने दिया था, ठीक है। क्या दिया था उन्होंने कहा था कि राजा किसके हिसाब से काम करे? लोगों के हिसाब से। यही से आया ना डेमोक्रेसी का आइडिया, डेमोक्रेसी है कि नहीं, जो अब्राहम लिंकन ने कहा था कि डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। मतलब डेमोक्रेसी जो है वो लोगों का है, लोगों के लिए है और लोगों के द्वारा है कि नहीं। तो ये जब सारे के सारे आइडियाज़ किन फ्रेंड्स के लोगों ने ये सब जब सुना, जाना, ठीक है, आपस में डिस्कशन हुए, ठीक है, बैठ के, जैसे हमारे क्या कहते हैं, जो तालाब गाँव में देखोगे तो चौराहे में है कि नहीं, बूढ़ा बैठ के सब पान वान खा के वहाँ पे सब अलग ही लेवल का सब क्या करते रहते हैं, सब बातें करते रहते हैं। जैसे मान लो वो कैसे बात करते हैं बताओ, वो बात करते हैं है कि नहीं। अगर कोई मान लो क्रिकेट प्रेमी बुरा है तो कहेगा कि नहीं धोनी को ऐसा मारना चाहिए था। अबे गधा, तुझसे बैट ना उठेगा, तू बोलेगा धोनी को ऐसा मारना चाहिए। लेकिन ये अलग बात है क्रिटिसिज्म। लेकिन जब ये आइडिया लोगों के पास आया, कौन सा आइडिया, फिर से याद करो कि वोल्टेयर ने क्या बोला? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उसके बाद कौन आया? मोंटेस्क्यू ने बोला कि सेपरेशन ऑफ गवर्नमेंट, मतलब सेपरेशन ऑफ पावर्स, है कि नहीं। और रूसो ने बोला कि किंग शुड रूल अकॉर्डिंग टू द पीपल, मतलब राजा लोगों के हिसाब से शासन करना चाहिए। ये सब जो आइडिया आया, उनका दिमाग का बत्ती जला कि अच्छा ससुरा हमारा तो गलत हो रहा था हमारे साथ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, है कि नहीं। तो इन्होंने उनको और मतलब मैगजीन में छपाई ये सब बात है। फिर लोगों ने डिस्कशन किया, मतलब धीरे धीरे देखो आग कैसे लग रहा है। पहले इकोनॉमी में बहुत जोर से आग लगा था, फिर राजा गधा था तो इससे आग लगा था, है कि नहीं। फिर सोसाइटी जो था, क्योंकि जब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ठीक ठाक नहीं था, तो पॉलिटिकल सिस्टम ठीक नहीं रहेगा तो सोसाइटी ऑब्वियसली क्राइसिस होगा। और सोसाइटी का स्ट्रक्चर भी मैंने बता दिया, तो वहाँ पे भी आग लगा है। फिर इंटेलेक्चुअल्स ने उस आग में पेट्रोल डाल दी। क्या डाल दी? पेट्रोल डाल दी, मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर खोल दिया उस आग के सामने, तो आग और भड़कने लगा। मतलब पूरे के पूरे सारे लोग गर्म थे पूरा। और इसी बीच लुई 16 जो गधा था, उसने एक के बाद एक गलती करना शुरू कर दिया। और ये क्या क्या गलती किया, जिसको हम कहते हैं इमीडिएट कॉज, है कि नहीं। तो वो गलतियां हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या क्या गलती था जो लुई 16 ने किया इन परिस्थितियों में। ये सारे का सारा परिस्थिति क्या था, मतलब पूरा का पूरा बम बन चुका था, है कि नहीं। बस एक चिंगारी चाहिए था, कोई लाइटर मारने वाला था। और लाइटर मारा किसने? लुई 16 खुद ने लाइटर मारा इस परिस्थिति में। और कैसे लाइटर मारा ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।